जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी हैं और हमारी वरिष्ठ सहयोगी आरती भी है। बीजेपी अपने 4 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रही है। आपको भले लग रहा होगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या बीजेपी कर क्या रही है, लेकिन हमने एनालाइज किया है कि बीजेपी का अपना 4 पॉइंट एजेंडा चल रहा है और बहुत जबरदस्त एजेंडा चल रहा है। बीजेपी अपने पुरानी गलतियों से सीख रही है और उन तमाम गलतियों पर वर्कआउट कर रही है पॉइंट वाइज। वो चारों चीजें मैं आपको बताऊंगा और देवेंद्र और आरती जी के साथ मैं इसको डिस्कस भी हम लोग करेंगे, इसका एनालिसिस भी करेंगे। पहला पॉइंट, चंपाई सोरेन। सवाल उठ रहे थे कि भाई चंपाई सोरेन पलट जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं। चंपाई सोरेन को उनका कार्य सौंप दिया गया है। क्या कार्य सौंपा गया है? एजेंडा नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, चंपाई सोरेन को एसटी मुद्दों के लिए अधिकृत है कि भाई चंपाई इन मुद्दों को देखेंगे। एसटी मुद्दे यानी सरना ईसाई का मुद्दा, डिलिमिटेशन की मांग, घुसपैठ का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चंपाई एक बड़ा आंदोलन करेंगे और चंपाई इन्हीं मुद्दों पर फोकस करेंगे। ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैंने हमेशा से एग्जांपल दिया है कि भाई क्रिकेट में जिस तरीके से सामने वाली टीम क्या खेलने में असमर्थ है, क्या वो स्पिन नहीं खेल पाती या वो फास्ट गेंद नहीं खेल पाती। न्यूजीलैंड है तो स्पिन भारत मजबूत आक्रमण के साथ उतरेगा, पाकिस्तान है तो मजबूत फास्ट आक्रमण के साथ उतरेगा। देवेंद्र जी, जेएमएम और कांग्रेस की मजबूती, जेएमएम की मजबूती एसटी प्लस मुस्लिम, कांग्रेस की मजबूती एसटी प्लस मुस्लिम। बीजेपी चंपाई सोरेन को इसलिए अधिकृत कर चुकी है कि भाई हम एसटी पिच पर खेलेंगे ही नहीं, एसटी पिच पर तो हम खो देंगे सिर्फ। देवेंद्र जी, आपने ठीक ही इशारा किया है, क्योंकि अब तक की जो भाजपा का सबसे कमजोर पिच रहा है वो एसटी पिच रहा है। बाबूलाल मरांडी का भी प्रयोग किया गया था, बाबूलाल मरांडी को उसमें असफल रहे, ने उस प्रखरता से मुद्दों को नहीं उठा सके। क्योंकि चंपाई सोरेन जेएमएम के उसी प्रवृत्ति से आते हैं, उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं जो इस पॉलिटिक्स से जेएमएम आज तक राज करती रही, आंदोलन वाली और आंदोलन वाली। वो उनका एक चेहरा है कि वह है वो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गुरु जी के विश्वास रहे हैं, भरोसेमंद रहे हैं। तो जब चंपाई सोरेन इस बात को उठाते हैं कि पूरा संथाल से लेकर के कोल्हान तक, विशेषकर संथाल में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण हो रहा है, तब यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि जब बाबूलाल ये बात कहते हैं तो कहते हैं कि बनवासी लोगों का जो झारखंड के पैरेलल एक बनवासी मूवमेंट चल रहा था, उसकी आवाज है, अरे भाजपा की साजिश है। पर अब जब चंपाई सोरेन इस आवाज को उठाते हैं तब इसे खारिज करना जेएमएम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और जेएमएम कहीं न कहीं, अब यही कारण है, आप देखते हो कि चंपाई सोरेन जितना भी हमलावर होते हैं, बाबूलाल के हमलावर होते ही तुरंत जेएमएम जो है पलटवार कर देती है। पर क्या चंपाई सोरेन हमलावर होते हैं तो भाजपा जेएमएम पलटवार करती है? नहीं, वो कहते हैं नहीं, उनका अपना निजी विचार है, वो ठीक है, वो हमारे आदरणीय है। क्योंकि जेएमएम जानती है कि चंपाई सोरेन पर हमला करने का मतलब होगा अपनी उसी जमीन पर हमला करना जिस पर आज तक उनकी फसल लहलहाती रही है। डिलिमिटेशन का मुद्दा, सरना ईसाई का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा, चंपाई इन मामलों को लेकर के जबरदस्त मुखर भी है और घूम घूम के आंदोलन की एक पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहा है। सही वक्त पर इस आंदोलन को धार भी देंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि शुरुआत में ही आपने कहा कि ये जो 4 पॉइंट की राजनीति बीजेपी कर रही है, उसमें सबसे अहम जिम्मेवारी, अगर आप बाकी 3 पॉइंट्स को छोड़कर आप चंपाई दा के साथ देख लेंगे तो उनको सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। और ये जिम्मेवारी है, चाहे आप डेमोग्राफी की बात कर ले, घुसपैठिए की बात कर ले, या फिर बाकी जो ST SC वाले पिच की बात है कि आप कैसे उन वोट बैंक को साधेंगे। इसलिए उनकी जिम्मेवारी बड़ी है क्योंकि बीजेपी अब तक इस मसले पर देखिए कुछ भी खास कर नहीं पाई है। बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी को अब तक का माना जा रहा था, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जिस जेएमएम की परिपाटी से निकल कर चंपाई दा बीजेपी के साथ जुड़े, उसका फायदा अब तक क्या मिला बीजेपी को? कुछ भी नहीं मिला।
लेकिन ये भूल करना कि बीजेपी कहीं सो रही है, बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, बीजेपी की राजनीति अब बिल्कुल सुसुप्त हो चुकी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी बाकी जो उनके विरोधी हैं या जो भी उनको समझते हैं कमतर आंक रहे हैं। अब एक नए स्ट्रैटेजी के साथ जो झारखंड बीजेपी है वो काम कर रही है। आप चंपई दा का जिम्मा छोड़ भी दीजिए तो बाकी इधर क्या क्या काम चल रहे हैं इस पर भी फोकस करना होगा, इसको भी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से अभी जेएमएम और कांग्रेस में अंदर खाने में जो टकराव चल रही है, जो अब तक सतह पर आती नजर आ रही है, हालांकि सामने आया नहीं है, लेकिन आप देखिए दोनों एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका अपना वोट बैंक रहा है जेएमएम का, कांग्रेस चाहती है कि वो वहां पर सेंध लगा पाए, और जो कांग्रेस का रहा है अगर आप मुस्लिम वोट बैंक देखें तो जेएमएम अब वहां पर घुसपैठ की कोशिश में है। तो ये बड़ा जिम्मा अगर बीजेपी इस जिम्मे को उठा रही है तो इसका फायदा बीजेपी को डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए ना तो मुस्लिम वोट बैंक को वो साथ पाएगी और ना ही एसटी एससी बैंक को वो वोट बैंक को वो अपने ऊपर कर पाएगी, लेकिन इसमें जो टूट होगी वहां पर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और ये प्लानिंग यहाँ चल रही है कि उस टूट का, उस बिखराव का फायदा मिले। नहीं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हाल के दिनों में पेशा की एक कार्यशाला हुई थी। वो पेशा की कार्यशाला में जो उसके डेलीगेट्स हैं या पैनलिस्ट हैं, अब उस पर भी तो चंपाई सोरेन ने ही सवाल खड़ा किया ना। चंपाई सोरेन ने कहा कि एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें 18 के 18 ईसाई धर्मावलंबी हैं और जिस रूढ़िवादी प्रथा के लिए किया जा रहा है उसके लोग गायब हैं। यही सवाल यदि भाजपा या बाबूलाल मरांडी खड़ा करती तब इतना बड़ा सवाल नहीं होता, क्योंकि चंपाई सोरेन ने सवाल खड़ा कर दिया। और उसके बाद देखिए, लेकिन सिर्फ पैसा क्यों, आप टीएसी की बैठक के लिए भी देखिए ना। टीएसी की बैठक में शराब नीति को लेकर जिस तरह से ग्राम सभा की बात कही गई कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाएगा, उसके बाद जो विरोध के स्वर अभी तक आप जो देखिए अलग अलग संगठन, जो आदिवासी संगठन है, मूलवासी संगठन है, जो विरोध जता रहे, उसके बाद चंपई का जो बयान आया कि इसी के विरोध में राजनीति होती आई है। आदिवासियों को शराब बेचने, शराब पिलाने, नशा मुक्ति को लेकर ये अभियान चलता रहा है शुरू से, लेकिन अब जो ये नई नीति आई उसके हिसाब से तो अब घर घर शराब बिकेगी। अब वही जिसके खिलाफ अभियान चलाया गया था अब वो चीजें घर घर देखेंगे, तो इसका भी तो विरोध चंपाई सोरेन ने किया। तो अब इन चीजों को अगर बीजेपी उठाती तो शायद ये अलग एंगल से जाता, अलग एंगल से जाता, लेकिन इसी चीज को चंपाई ने उठाया तो जेएमएम को इसका विरोध करते नहीं बन रहा है कि उसके लिए कौन सी नई पिच पर वो गेंद डालेंगे, ये बड़ी बात है। अब सेकंड पॉइंट पर भी अब बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, बाबूलाल फैक्टर इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कितना भी बोल दीजिए कि बाबूलाल को एसटी में खारिज कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, लेकिन बीजेपी में मौजूदा दौर में अगर कोई सबसे सधा हुआ राजनीतिज्ञ है तो बाबूलाल मरांडी है। और आइसिंग ऑन द केक है कि वो एसटी समाज से भी आते हैं और संथाली आदिवासी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, इसको लेकर के बहस हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी तो है। आप देख लीजिए कि झारखंड की सियासत के वो चंद चेहरों में बाबूलाल है जो गैर आरक्षित सीट से जीत कर आते हैं। कहने का मतलब कि वे जो यहाँ का गैर आदिवासी समुदाय है उसके बीच भी पॉपुलर हैं। कोडरमा से सीट जीत के आते हैं। उनका जो राजधनवार का सीट है वह भी आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी एक कुशल रणनीतिकार तो जरूर है। ठीक है कि आदिवासी समुदाय में वो पैट पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण है कि चूंकि जेएमएम की पॉलिटिक्स ही रही है आदिवासी समुदाय की, और जेएमएम हमेशा ये दावा करती रही है कि जो बनवासी वाले लोग हैं, भाजपा जो लोग हैं, वो आदिवासी समुदाय को दर्द को नहीं समझते हैं। बाबूलाल की पूरी पॉलिटिक्स भाजपा के साथ और संघ परिवार के साथ जुड़ कर रही है। बाबूलाल ये कहते रहे हैं कि आदिवासी भी हिंदू हैं, है ना। इसके काउंटर नैरेटिव चलाते रहे हैं। जेएमएम इसके काउंटर पॉलिटिक्स करती रही है। पर ये कहना कि बाबूलाल एकदम में आदिवासी नहीं है, यदि ऐसा होता तो गुरु जी को बाबूलाल हराते कैसे, दुमका जाकर हरा देते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल की पैठ जरूर है, एक मजबूत पैठ है, पर यह पैठ इतनी मजबूत नहीं है कि उसके बुत्ते भाजपा को चुनाव के दहलीज तक खड़ा कर सके। इसमें एक पॉइंट और है, बाबूलाल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्वच्छ छवि।
बाबूलाल मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगा, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार के जितने, बाबूलाल को यही जिम्मा संभाल दिया गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने का जिम्मा बाबूलाल मान यानी ये पॉइंट नंबर 2 है। आप ये समझ लीजिए बीजेपी का पॉइंट नंबर 2 है। बाबूलाल के बारे में एक बात और भी है ना, आज झारखंड के पॉलिटिक्स में जिस खतियान की बात की जाती है, 1932 के खतियान की बात की जाती है, देश में 2 ही मिसाइल मैन, एक मिसाइल मैन, एक डोमिसाइल मैन। बाबूलाल ही वो शख्स थे जो जिन्होंने पहली बार डोमिसाइल को मुद्दा बनाया था, इस डोमिसाइल को आदिवासी समुदाय की पहचान से जोड़ दिया था, उसकी अस्मिता से जोड़ दिया था। याद कीजिए, चमड़ा लिंडा से लेकर के बाबूलाल बंधु तिर्की तक उसी आंदोलन से चमके हैं। तो बाबूलाल आदिवासी समुदाय के नस को भी समझते हैं, लेकिन दिक्कत फिर वही है कि चूंकि उनकी पृष्ठभूमि संघ परिवार की रही है, तो आदिवासी समुदाय में उसका पेनिट्रेशन जो है या कम है या बहुत देर से होता है। लेकिन उसमें आप एक बात और है, आप 2 दिन पहले की एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, शैलेंद्र महतो से जाकर के मिले बाबूलाल, तो ये नई रणनीति है। चंपाई सोरेन लोबिन हेम्ब्रोम से जाकर मिले। लोबिन हेम्ब्रोम के बारे में कहा जा रहा था कि थोड़ी बहुत नाराजगी लोबिन हेम्ब्रोम के अंदर इसलिए है कि अनदेखी हो रही है बीजेपी में, लेकिन चंपाई आके मिल लिया। अब उसी तरीके से बाबूलाल शैलेंद्र महतो आभा महतो से मिल लिया। शैलेंद्र महतो आभा महतो जेएमएम दरबार से बुलावे का इंतजार करते रह गए। देखिए, लोग कहेंगे कि शैलेंद्र महतो फूका हुआ तीर है वक्त, लेकिन फैक्ट यही है कि शैलेंद्र महतो आज भी थिंक टैंक है। शैलेंद्र महतो आज भी थिंक टैंक है, और बाबूलाल का शैलेंद्र महतो से मिलना अपने आप में एक नई रणनीति। माफ कीजिए, बाबूलाल हमेशा से कुर्मी राजनीति से दूर रहे, लेकिन शैलेंद्र महतो से उनका जाकर के मिलना ये एक नई डैमेज कंट्रोल की कवायद और बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है आरती उसको मजबूत करना है। तो ये सेकंड इसको एक चीज समझना पड़ेगा, पूरे कोल्हान एरिया को ले लीजिए और अधिकांश सीटें रिजर्व्ड है, पर आपको ताज्जुब होगा कि वहां हार और जीत किसकी होगी, इसका फैसला कुर्मी समुदाय करता है। क्योंकि रिजर्व सीट है, पर कुर्मी समुदाय की इतनी हाँ इतनी भागीदारी है या इतना उनकी आबादी है, कोई विनर फैक्टर बनते हैं। और जहां तक रहा शैलेंद्र महतो की बात, ठीक है, हाल के दिनों में उनकी सक्रियता कम हुई है, पर कुर्मी समुदाय के बीच उनकी पकड़ कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात जो है, जेएमएम का मूलाधार क्या रहा है, वो रहा है मुस्लिम्स, महतो और कुर्मी। एक जमाने में विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, तमाम चेहरे उनके साथ थे। जगन्नाथ महतो के मौत के बाद, टाइगर जगन्नाथ के मौत के बाद, क्या अब जेएमएम में कोई ऐसा चेहरा है जो महतो पॉलिटिक्स को डील कर सके? नहीं कर सके। शैलेंद्र महतो इसी आकांक्षा के तहत जेएमएम में आने की इच्छा शायद रखते थे, जो सूत्र बताते हैं। लेकिन अब ये जेएमएम की क्या पॉलिटिक्स समझना होगा, जेएमएम ने क्या उन दोनों की उनकी शर्तों को माना नहीं गया, या जेएमएम सोचती है कि नहीं, ये बहुत अस्थिर किस्म के राजनेता हैं जो बहुत दिनों तक कहीं टिक के नहीं पाते हैं, क्या हो। पर इतना निश्चित है कि शैलेंद्र महतो झारखंड का कुर्मी पॉलिटिक्स में और बैकवर्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ा थिंक टैंक है। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को लोग खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट है। आज से 4 दिन पहले ढुल्लू महतो अमित शाह से जाकर के मिलते हैं। जन्मदिन पर भले ओपीस लिखने के चलते वो ट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ढुल्लू महतो वो वीडियो शेयर करते हैं कि अमित शाह डायरेक्ट उनको जन्मदिन पर विश करते हैं। क्यों? ढुल्लू महतो ने ये साबित कर दिया कि झारखंड में निशिकांत दुबे एक, संजय सेठ चूंकि केंद्रीय मंत्री है, तो इन 2 लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका डायरेक्ट दिल्ली दरबार में पहुंच है। और कुछ हद तक मनीष जायसवाल के बारे में भी कहा जाता है कि मनीष जायसवाल की भी पकड़ दिल्ली दरबार तक है। लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे मजबूत उपस्थिति दिल्ली दरबार में भी किसी ने दर्ज की तो ढुल्लू महतो ने की। लड़के टिकट भी लिया संसदीय का, कितना कुछ हुआ टिकट का, फिर से विवेचना हुई कि कैसे मिला टिकट, लेकिन जीता हुआ आदमी। उस ढुल्लू महतो ने दिल्ली बेल्ट में ये इमेज बना दिया, मैं महतो हूं, वही महतो हूं जो महतो झारखंड में डिसाइडिंग फैक्टर है। और अब तक बीजेपी ने जिसको इग्नोर किया है, भले वो तेली महतो है, लेकिन ये इमेज उन्होंने दिल्ली में बना दी। पहली चीज तो ओबीसी फैक्टर के लिए रघुवर दास को जैसे आगे किया जाता है, रघुवर दास ने ये इमेज बनाई थी कि भाई तेली जो है वो झारखंड में साहू,
जो है वो झारखंड के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, रघुवर दास भी ओबीसी थे, तेली जाति से ही होंगे, ओबीसी भी थे, पर रघुवर दास और ढुल्लू महतो में एक बुनियादी जमीन आसमान अंतर है। रघुवर दास का संबंध छत्तीसगढ़ से था, ढुल्लू महतो खाटी झारखंडी हैं, और झारखंड में भी वो धनबाद के इलाके से आते हैं। वही धनबाद जो देश की सियासत का ईंधन प्रदान करता है, जहां से रिसोर्स हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो रिसोर्स है, जो इंजन है, वो धनबाद और कोलांचल के इलाके से निकल ढूल, और पूरा कोलांचल का इलाका आप देख, अपने कई बार बताया भी है कि सिन्हा से लेकर के पांडे से लेकर तमाम जो, भाई यही मैं आपको पॉइंट, हाँ ढुल्लू महतो जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक समय था जब धनबाद में चलती चलती थी सिंह मेंशन, बोकारो में चलती चलती थी सिंह, पांडे, तिवारी इनकी, लेकिन ढुल्लू महतो भले वो झारखंड के हैं या कहीं और के हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने की कि वहां पर जो एकाधिकार चलता था फॉरवर्ड का, उस फॉरवर्ड एकाधिकार को उन्होंने ओबीसी एकाधिकार में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लोकसभा चुनाव के दरमियान देखे होंगे, सरजू राय जैसे लोग जाकर के बैटिंग कर रहे थे उनके खिलाफ, अनूप सिंह सामने थे, और इसका फायदा क्या हुआ, सरजू राय की जितनी बैटिंग तेज हुई, कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो के लिए वो चीजें आसान होती, क्योंकि पूरे धनबाद में बैकवर्ड वोटों का एक ध्रुवीकरण हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, ढुल्लू ये आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इसको। सरयू राय ढुल्लू महतो के पीछे क्यों पड़े? ये ढुल्लू महतो एक समय ऐसा था जब बाबूलाल मरांडी के शिष्य हुआ करते थे, बीजेपी तक को छोड़ दी थी उन्होंने, लेकिन अब वो रघुवर दास के शिष्य, अब वो रघुवर दास के शिष्य, रघुवर दास के शिष्य हैं। ढुल्लू महतो के टिकट में रघुवर दास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। और ढुल्लू महतो जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी अभी एकदम परफेक्ट चेहरा हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में ढुल्लू महतो पर उनका जो कोयला से जुड़ा हुआ अतीत है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, पर सवाल यह है कि इस कागज की कोठरी में के धुले हुए कौन है? वही बात है कि जब आप, सिंपल सी चीज है ना, जब कुंदन पाहन खड़ा हो सकता है चुनाव में, जीते नहीं जीते वो अलग बात है, तो ढुल्लू महतो में क्या दिक्कत है? और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप धनबाद बागमारा के इलाके में जाइएगा तो कई ऐसी जगह, मैं चुनावों के दौरान जब मैं घूमा तो वहां लोगों से एक बात हुई, एक एसएसपी अभी आए थे जिन्होंने ढुल्लू महतो को वर्चस्व को थोड़ी चुनौती दी थी, नहीं, ढुल्लू महतो ने हर घर एक मोटरसाइकिल के लायक तो बना दिया, वो ढुल्लू महतो के दिन। आप उसको भले बोले किताबों में कि नहीं ढुल्लू महतो ने इसको बढ़ावा दिया, लेकिन ढुल्लू महतो को शक है कि उस घर में रोटी चूल्हा पानी सब कुछ चल रहा है, तो इसमें ढुल्लू महतो की एक्सेप्टेबिलिटी है। नहीं, लेकिन इसको मैं इन सब चीज़ों को, जितनी बातें आपने कही कि ढुल्लू महतो की स्वीकार्यता कहाँ तक है, उनकी पहुंच कहाँ तक है, और वो खुद को कहाँ स्थापित करना चाहते हैं, इन सब से अलग अगर आप खुद पार्टी में उनके पैरेलल जो साथ चल रहे हैं उनके सामने वो कैसे खुद को रखेंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। रघुवर दास को जब यहाँ की राजनीति में वापस लाया गया, अभी रघुवर दास आप देखिए बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, बहुत तामझाम भी नहीं हुआ, बड़े आराम से वो भी खरमास के वक्त लेकर आए गए और एंट्री करा दी गई। लेकिन रघुवर दास अगर किसी का बैकबोन बन रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि उस राजनीति को वापस लाने की कोशिश की जा रही है रघुवर दास के सहारे, कि शायद ढुल्लू महतो यहाँ पर आए जिस चीज के लिए रघुवर दास को वापस लाया गया। तो पार्टी की ये अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पर। तो इसलिए सिर्फ अगर 2 पॉइंट पर हमने जो बात की, तो ये तीसरा पॉइंट ये भी समझना होगा कि ढुल्लू महतो की स्वीकार्यता अगर सिर्फ आप धनबाद कोयलांचल में ना देखकर दिल्ली में भी देखें, और उसके बाद अगर प्रदेश बीजेपी को भी जरूरत पड़ी तो ढुल्लू महतो को बड़ा मौका मिल सकता है, एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। ओबीसी कह ले, आप तेली समाज कह ले, जो भी जिस चेहरे की तलाश में अब तक बीजेपी, झारखंड बीजेपी भटक रही है, तो वो तलाश शायद यहाँ पर खत्म हो सके। अब सबसे बड़ा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो लोग भी सुनना चाहते हैं कि भाई ये 3 पॉइंट पर तो बीजेपी काम कर रही है, अब आता है कुड़मी, कि भाई ठीक है ढुल्लू महतो तो तेली हो जाता है, तो कुड़मी वोट उनको क्या, तो इसके लिए बीजेपी का प्लान क्या? इसके लिए सुदेश महतो को अल्टरनेट तैयार है बीजेपी के पास, और वो है जयराम महतो के नाम से। जयराम महतो प्रोग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी का आला कमान जयराम महतो की टीम के डायरेक्ट संपर्क में है, और जयराम महतो भी अपना मुफीद भविष्य जो है वो बीजेपी के साथ
देख रहे हैं। नहीं, इसको इस रूप में समझिए, आप 90 और 95 के दौर का बिहार को याद कीजिए। उस समय पॉलिटिक्स किसकी होती थी? लालू यादव की। लालू यादव एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। नीतीश कुमार उनके लेफ्टिनेंट के रूप में काम करते थे, है ना। पार्टी में बंटवारा होता है, कई चीजों में मतभेद आती है, और उसके बाद आपको याद होगा वो घटना जब दिल्ली के क्लब हाउस में बैठ करके नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। कई बार उसमें कुछ नहीं थे वे, पर ये मैं सीएम बनूंगा, ये जो नीतीश कुमार का लैंग्वेज था, सुर्खियां बन गई थी उस समय इनर मीडिया में। खड़ा किसने किया ये भी हाँ, देखना था ना, उसी पर आ रहा हूं। उनको पैरेलल खड़ा किया गया। अगर कोई कॉन्फिडेंटली अगर किसी क्लब में बड़ी मीटिंग चल रही है और वहां पर कोई अदना सा जो किसी सीएम का लेफ्टिनेंट कहा जाता था, वो अगर ताल ठोक कर ये दावा कर रहा हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये पैरेलल पॉलिटिक्स पहले से चल रही थी। ये उसे खड़ा करने की पूरी तैयारी थी कि आप लालू के सामने किसे खड़ा करेंगे और कौन इतने कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और जब तक आपके पीछे कोई बड़ा हाथ ना हो, सर पर बड़ा हाथ ना हो, आप इतनी बड़ी बात कह नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी उस वक्त। मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ। आप जयराम महतो की पॉलिटिक्स को देख लीजिए। जयराम महतो कहते हैं कि मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। इसका दो मैसेज है। एक तो कुर्मी समुदाय के अंदर उनके युवाओं में मैसेजिंग की कोशिश है कि देखो, यहाँ जरूरी नहीं है कि हर बार सीएम जो है आदिवासी ही होगा, ये सीएम कुर्मी भी हो सकता है। मैं उससे संख्या में बहुत ज्यादा कम नहीं हूं। मैं बिहार को उदाहरण इसलिए दे रहा था कि बिहार में कुर्मी की आबादी कितनी है। यदि कुर्मी या कुर्मी या कोयरी को मिला दिया जाए तो 7 से 8% आबादी होती है ना। पर ये 7 से 8% आबादी वाला समुदाय बनता है। क्यों बनता है? इसलिए कि ये अपने साथ वहां का जो अति पिछड़ा है उसको जोड़ता है, जो 40% के आसपास है। लालू जी के रीज में सामाजिक न्याय हुआ, सोशल जस्टिस के दावे किए, सारी जगह ठीक है, पर यह भी सच है कि वहां का जो अति पिछड़ा समुदाय है उसमें एक नाराजगी उभरी। तो भाजपा ने बहुत ही पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल किया। और अब देखिए कि उस 4 से 5% वाली आबादी को उसने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया समता पार्टी के समय से। तो क्या आपने ऐसा कुछ झारखंड में भी हो सकता है? और क्या झारखंड में जयराम महतो नीतीश कुमार की तरह उसी कलेवरी माने चतुरता के साथ जा सकते हैं? यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्लस पॉइंट भी है देवेंद्र भैया, ये भी समझना होगा कि आप सोचिए 4 से 5% था उस वक्त जब मुख्यमंत्री बनाया गया, नीतीश कुमार ने ये दावा किया और बन गए उनके साथ, और यहाँ 22% है। तो इनके लिए ये बोनस पॉइंट है यहाँ पर। तो इसलिए ये मैसेज बार बार देने की कोशिश करते हैं कि जरूरी नहीं है कि आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। आबादी जिसकी है, पकड़ जिसकी है, जिसकी संख्या बल ज्यादा होगी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वो बैठेगा, आज नहीं तो कल। परिसीमन के बाद तो स्थिति और बदल मैं इसीलिए कह रहा था कि जो जयराम महतो की पॉलिटिक्स है, भाजपा कितने वोटों से यहाँ हारती है चुनाव? बहुत कम अंतर है, कम अंतर से, उतना ही जितना में जयराम महतो काट के ले जाते। पर जयराम महतो का पॉलिटिक्स को समझने के लिए सुदेश महतो के पॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है। सुदेश महतो 2 दशक से झारखंड की पॉलिटिक्स में है, पर सुदेश महतो का जो उदय हुआ था वो जल जंगल जमीन के साथ हुआ था। यासु का नारा था। 2 दशक की पॉलिटिक्स में सुदेश महतो जी ने उस जल जंगल जमीन के नारा को तिरोहित कर दिया और कहीं ना कहीं भाजपा के नारे के साथ हो गए। कुर्मी समुदाय को लगा कि ये आदमी कभी अब सीएम नहीं बन सकता है। जयराम महतो इस नस को समझ गए, वे सीधा कहते हैं कि मैं सीएम बनने के लिए आया हूं। तो कुर्मी समुदाय का वोट कहां जाएगा? सुदेश महतो के साथ जाएगा या जयराम महतो के साथ जाएगा? वो तो उसको तो सीएम फेस चाहिए। जयराम को ये बात पता है कि सुदेश कहाँ फेल किए और उन्हीं जगहों पर वो अपने आप को डिस्टिंक्शन मार्क्स दे रहे हैं हर जगह। आप देखिए युवाओं की बात हो रही थी, अब आप पिछले 10 सालों का सिर्फ आप देख लेंगे सुदेश महतो की राजनीति, आप देखिए कहां जहां लूप होल्स रहे उन सभी जगहों को भरा है जयराम महतो ने। चाहे युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ले लीजिए, आप यहाँ पर महतो बेल्ट को आपने इग्नोर कैसे किया?
महतो की भागीदारी कौन से समाज में, कौन से संगठन में, कौन सी संस्था में, कहाँ कितनी हो रही है, आप ये बताइए। आप जहां जहां नाकाम रहे, जयराम ने खुद को वहां खड़ा किया। और आज अगर बड़ी युवा की तादाद अगर उनके पीछे है तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि सुदेश महतो उन जगहों पर कमजोर पड़े। और ये एक बड़ा ऑप्शन मिला है बीजेपी को, ठीक बिहार की तरह। आने वाले दिनों में अगर परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बनती हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश है, और वो जयराम महतो है। जयराम महतो को इस चीज को इसलिए समझिए कितने वो मैंने मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप धनबाद के लोकसभा चुनाव को देखिए कि अल्पसंख्यक चेहरा सामने जाते हैं। लोग कहते हैं क्या जीतेगा? नहीं जीतेगा या हारेगा का सवाल नहीं है। जयराम महतो ने मैसेजिंग दे दी कि हम कुर्मी के साथ मुस्लिम को भी अपने आप साथ जोड़ेंगे, दूसरे जातियों को भी जोड़ेंगे, एक बेहतर ढांचा तैयार करेंगे, जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। पर यहाँ भी वही सवाल है कि क्या भाजपा जयराम महतो को सीएम फेस स्वीकार कर सकती है? और यदि ऐसा होता है तो क्या झारखंड की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर नहीं होगा? चलिए, तो ये 4 पॉइंट है जिन 4 पॉइंट पर बीजेपी काम कर रही है। हमें लगता है कि आप भी सहमत होंगे जो 4 पॉइंट्स हमने बताए। आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स हैं तो भी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स हमने गलत बताए तो भी हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने सही बताए, यही पॉइंट्स हैं, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ हमारा भी भला हो जाएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।